हेलो मित्रों, नमस्कार। वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीए सेकंड सेमेस्टर पोएट्री के लिए। मित्रों, आज मैं थॉमस ग्रे की लिखी हुई पोएम एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का सेकंड पार्ट आपको बताने वाला हूं, जिसका कि सरल हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करके हम तक कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों ये सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके लिए। तो देखेंगे यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन है, बीनीथ दोज रग्ड इल्म। अब आप पूरी तरह से समझेंगे मित्रों, ये जो बीनीथ वर्ड आया हुआ है, बीनीथ का मतलब होता है नीचे की ओर, और रग्ड का मतलब होता है खुरदुरा। तो ये जो कब्रें बनी हुई हैं, ये कब्रें कैसी बनी हुई हैं? बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और खुरदरी बनी हुई हैं। इल्प्स इल्प्स का मतलब होता है नीचे की तरफ मित्रों। पूरी तरह से जो यहाँ पर कब्रें दिखाई पड़ रही हैं, वो कब्रें जो है पूरी तरह से, तो यहाँ इल्म का तात्पर्य होता है एक प्रकार की वृक्ष से, जो कि तमाम सारे वृक्ष वहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक प्रकार की वृक्ष की बात की जा रही है। दैट यू ट्रीज सेड, दैट यू ट्रीज सेड का मतलब होता है मित्रों पूरी ही तरह से, एक प्रकार का जो वृक्ष है वो पूरी ही तरह से, यू ट्रीज सेड का मतलब यहाँ पर हुआ कि वो सदाबहार पेड़ की छाया से युक्त है, अर्थात सदाबहार की छाया से उत्पन्न अंधेरा वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जो कब्रें बनी हुई हैं, बीनीथ दोज रग्ड इल्म्स दैट यू ट्री शेड, यानी वृक्ष की छाया में पूरी तरह से अंधकार में वो कब्रें दिखाई पड़ रही हैं, जो कि वृक्षों के नीचे हैं मित्रों। दूसरी लाइन देखिए, व्हेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी ए माउल्डरिंग हीप, जहाँ पे पूरी तरह से जो कब्रें हैं, उभरी हुई कब्रें जो दिखाई पड़ रही हैं, नष्ट प्राय के रूप में हो रही है। माउल्डरिंग हीप, जो कब्रें कैसी होती हैं? उभरी हुई होती हैं, तो पूरी तरह से नष्ट होती सी प्रतीत हो रही हैं मित्रों। वो कब्रें भूमि तल की सतह को छू रही हैं, क्योंकि उनका उभार जो है समाप्त होते चला जा रहा है। व्हेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी ए माउल्डरिंग हीप्स, तमाम सारी कब्रें इस तरह से नष्ट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर रिवर लेड, अर्थात नैरो सेल का मतलब होता है जो छोटी कब्रें हैं, हर एक छोटी कब्रों में जो कि पड़े हुए हैं, अर्थात लेटे हुए हैं मित्रों। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। द रूड फोर फादर ऑफ द हेलमेट स्लीप, अर्थात फोर फादर की बात की जा रही है कि जहाँ पे हेमलेट जो है सोए हुए हैं, अपनी चिद निद्रा में सोए हुए हैं, अर्थात जो फोर फादर हैं, जो उनके पूर्वज हैं, राइटर्स के जो पूर्वज हैं मित्रों, वो पूरी तरह से चिर निद्रा में सोए हुए हैं। तो ये यहाँ पर इस स्टेंजा में एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब आप पूरी तरह से इसकी हिंदी को समझ लें। इसकी हिंदी में यही बताया जा रहा है, कवि उस स्थान को बताते हुए कह रहा है, निर्दिष्ट कर रहा है, जहाँ पर निर्धन ग्रामवासी, अर्थात निर्धन ग्रामवासी चिर निद्रा में कब्रों में सोए हुए थे हैं, ऐसे दृश्य को यहाँ पर बता रहा है कवि मित्रों। ये कब्रें देवदार के वृक्षों एवं सदाबहार वृक्षों की घनी छाया में ऊबड़ खाबड़ भूमि पर स्थित हैं, अर्थात ये कब्रें जो बनी हुई हैं, ये देवदार तथा सदाबहार वृक्षों के नीचे ऊबड़ खाबड़ रूप में दिखाई पड़ रही हैं मित्रों। पुरानी एवं उपेक्षित कब्रें मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गई हैं, अर्थात वो एक मिट्टी की ढेर की समान दिखाई पड़ रही हैं, तथा उनके ऊपर घास जम आई है। यह दृश्य इस पोएम में बताया गया है मित्रों, जो कि आपकी सेकंड पार्ट की फर्स्ट पोएम हुई मित्रों। अब आप देखेंगे दूसरी पोएम जो आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दूसरी पोएम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम आपके लिए होगी। तो देखेंगे, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। ब्रीथिंग मॉर्न का मतलब होता है सुबह के समय की जो हवा चलती है, तो उसको ब्रीथिंग मॉर्न कहते हैं मित्रों। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, इसका तात्पर्य होता है यहाँ पे द ब्रीजिंग कॉल ऑफ इंसेंस, अर्थात सुगंध बिखेरने वाली, अर्थात सुबह के समय जब मंद मंद हवा चलती है तो क्या बिखेर रही है? वो एक सुगंध को बिखेर रही है मित्रों। द ब्रीजिंग कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह के समय में। द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड शेड, वहाँ पे जो सैलो हैं, ये काइंड ऑफ बर्ड जिसको कहते हैं, ट्विटरिंग कर रहे हैं, चहचहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह दृश्य यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो छोटी चिड़ियाँ हैं, जो पक्षी हैं, वो पूरी तरह से चहचहाती हुई रूप को यहाँ कवि दर्शा रहा है। ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना। फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड शेड, अर्थात स्ट्रॉबिल्ड शेड का मतलब होता है छप्पर, अर्थात जो शेड मेड ऑफ स्ट्रॉ, जो तिनके से बनाया गया उनका वतन है, उस पर बैठ करके वो चहचहाहट कर रही हैं। कौन? पक्षी मित्रों। द कॉक्स श्रिल क्लेरेशन,
द कॉक सिल्क क्लेरेशन का मतलब होता है, सिल्क का मतलब होता है तीखे आवाज़ में, क्लेरेशन का मतलब होता है बांग देना, अर्थात जो मुर्गे हैं वो पूरी तरह से बांग लगा रहे हैं। सुबह होती है मित्रों तो मुर्गे क्या करते हैं, बांग लगाते हैं। द कॉक सिल्क क्लेरेशन का मतलब क्लेरन का मतलब हुआ कि सुबह के वक्त जो है मुर्गे बांग लगाते हैं, अर्थात जोर जोर से तीखी आवाज़ में वो बोलते हैं। आर दी इचोइंग हार, इचोइंग हार्न का तात्पर्य हुआ मित्रों, इचोइंग हार्न को कहते हैं शिकारी द्वारा बिगुल बजाना, अर्थात जो शिकारी होते हैं वो पूरी तरह से अपने कार्य में लग जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। द मोर सैल रोज, राइज का सेकंड फॉर्म रोज है। यहाँ पर रोज का मतलब होता है जगना, अर्थात द मोर सैल रोज देम फ्रॉम दियर लोली बेड, अर्थात तो लोली का तात्पर्य होता है तो साधारण तरीके से, ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं, वो पूरी तरह से लोली बेड पर अपने साधारण तरीके से बिस्तर से जो है जग करके अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेंजा का जो भावार्थ है मित्रों, अब आप इसकी व्याख्या को समझ लेंगे हिंदी में, क्योंकि जब तक व्याख्या नहीं समझ पाएंगे तब तक पूरी तरह से उसको लिख नहीं पाते हैं। तो देखेंगे द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, इसका तात्पर्य पूरा तरह से ये हुआ कि कभी खेद प्रकट करते हुए कहता है, दुख प्रकट करते हुए कहता है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मार्ड, कि गांव के असभ्य पूर्वज अपनी छोटी कब्रों में आराम कर रहे हैं। कब कहता है कि ग्राम के जो असभ्य, जो अशिक्षित लोग हैं वो अपनी कब्रों में, छोटी कब्रों में क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मित्रों ये भाव यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। कब्रों में सोने वाले ये ग्रामवासी कभी नहीं उठेंगे। कब कहता है द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्टॉबिल्ड सेड द कार्क्स क्रिएशन आर दी चोइंग हार्ड नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम दियर लोली बेड, अर्थात जो कब्रों में सोए हुए हैं ग्रामवासी मित्रों वो कभी नहीं उठेंगे। सवेरे को चलने वाली सुगंधित हवा, यानी सुबह जब चलती है सुगंधित हवा, अबाबिल का चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना, मुर्गे की तीखी बांग एवं वन में शिकारी के द्वारा बजाए गए धार या बिगुल को प्रध्वन इन्हें उनकी साधारण कब्रों में कभी नहीं जगा पाएगी। यानी कब के कहने का तात्पर्य है कि जो संकेत है, जो काकसिल्स है, द इचोइंग हार्न है, ये मॉल्ड सेल रोज का तात्पर्य हुआ कि ये पूरी तरह से उसको जगा पाने में क्या है, असमर्थ हो दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो चिर निद्रा में सोए हुए हैं, कभी जगने वाले नहीं हैं। तो ये सेकंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन हुआ हिंदी में मित्रों। अब आप देखेंगे इसके पश्चात, अब हम आपको थर्ड स्टेंजा की ओर ले चल रहे हैं मित्रों, जिसमें कि बताया जा रहा है कि उनके जो दृश्य हैं, जो कब्रें बनी हुई हैं जहाँ पर लोग दफनाए हुए हैं, उनकी बातें कैसे, क्या भाव उत्पन्न कर रहा है कवि का हृदय। तो यहाँ पर देखेंगे फार देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ, यहाँ पर ब्लेजिंग शब्द आया हुआ है। ब्लेजिंग हार्थ शब्द को हम इस तरह समझेंगे मित्रों, ब्लेजिंग हार्थ का मतलब होता है फ्लेमिंग फायर, अर्थात जलता चूल्हा, जलना चूल्हा, चूल्हे के जलने की बात की जा रही है, अर्थात जलता हुआ चूल्हा जो है, द ब्लेजिंग हार्थ सेल बर्ड, वो पूरी तरह से जलेगा। आर बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, हाउस वाइफ को कहते हैं गृहिणी मित्रों। जो गृहिणी है वो अपने कार्य में, प्लाई का तात्पर्य होता है पूरा करना, अपने कार्य में लग जाती है। लिस्प, लिस्प का तात्पर्य होता है मित्रों, जो लिप्स शब्द आया हुआ है, लिस्प का मतलब होता है टू अटर इन ए चाइल्ड्स वे, अर्थात तुतलाना। जो बच्चे होते हैं छोटे वो तुतलाते हैं तो उनके लिए लिप्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लिप्स दियर सायर, सायर रिटर्न, अर्थात सायर का तात्पर्य हुआ पिता, और रिटर्न का मतलब होता है घर वापस आना, अर्थात घर वापस आने के लिए ईर्ष्या करना। शायर रिटर्न का मतलब होता है घर के वापस आने के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न किया जा रहा है यहाँ पे। आर क्लाइम किस नीज द इनवाइट किस टू शेयर, आर्ट का मतलब होता है प्राया, पूरी तरह से इनवाइट का मतलब होता है आगे बढ़ा देना मित्रों। तो पूरी ही तरह के किस टू शेयर, किस का मतलब होता है चुंबन लेना, शेयर का मतलब होता है भागीदारी। तो यहाँ पूरे शब्दों को हम इस तरह से समझेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ में मित्रों, फार देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शैल बर्न, तो इसका तात्पर्य हुआ कभी क्षतिग्रस्त कब्रों में दफन ग्रामवासियों के लिए सहानुभूति प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, सिंपैथी प्रकट करता है मित्रों। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न आर बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, अब वे अपने नीचे लगे बिस्तरों में कभी नहीं उठेंगे।
तब कहता है, सहानुभूति प्रकट करते हुए कहता है कि अब वे अपने नीचे लगे बिस्तरों में कभी नहीं उठेंगे, उनके लिए आग तापने हेतु कोई अंगीठियाँ नहीं जलाई जाएंगी, अर्थात उनके लिए किसी भी प्रकार की अंगीठी का प्रबंध नहीं किया जाएगा आग तापने के लिए मित्रों। ना ही पत्नियां भोजन तैयार कर उनकी प्रतीक्षा करेंगी। जैसा जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसकी पत्नी, उसका परिवार उसका इंतजार करता है, तो अब उनका कोई इंतजार नहीं करेगा, ये भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। अब बच्चे पिता की ओर तोतली भाषा बोलते हुए नहीं आएंगे, अर्थात जो छोटे बच्चे हैं वो तोतलाते हुए भाषा के रूप में बोलते हुए अपने पिता के समक्ष नहीं आएंगे, और ना ही चुंबन पाने की प्रतिस्पर्धा करेंगे, और ना ही वो बच्चे पिता से चुंबन पाने की प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि उनके पिता ऑलरेडी क्या हो गए हैं, मृत प्राय हो गए हैं, मर गए हैं मित्रों, वो कब्र में दफन है। तो यह भाव यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा बन रहा है मित्रों। अब मैं आपको 4 नंबर स्टेंजा की ओर ले चल रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 4 नंबर स्टेंजा मित्रों देखेंगे, पहले हम शब्दार्थ देख लेंगे। आठ का मतलब होता है मित्रों प्रायः, आठ का मतलब होता है प्रायः, और हार्वेस्ट के बारे में आप जानते हैं, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, क्रॉप जिसको कहते हैं। देयर सिकिल ईल्ड, सिकिल का तात्पर्य, ईल्ड का मतलब होता है मित्रों झुकाना, ईल्ड का मतलब झुकाना, और देयर फरो, फरो का तात्पर्य यहाँ पर है, फरो का मतलब होता है हल जोतना, जिसको प्लाऊ कहते हैं इंग्लिश में। आठ द स्टर्बन ग्लेबल हैज ब्रोक, स्टर्बन का तात्पर्य होता है कठोर रूप से, और ग्लेब का मतलब होता है जो भूमि है, परत है, तह, जिसको अर्थ कहते हैं, इसको ग्लेब भी कहते हैं इंग्लिश में मित्रों। ग्लेब वर्ड है। हाउ जोकंड, हाउ जोकंड, जोकंड का मतलब होता है हैप्पी होना, प्रसन्नता की का द्योतक ये शब्द है। डिड दे ड्राइव देयर टीम ए फील्ड, टीम का मतलब होता है यहाँ पर जानवरों का जो समूह है, झुंड है। ड्राइव का मतलब होता है चराना, आगे बढ़ाना उनको। ए फील्ड का मतलब होता है इन द फील्ड, अर्थात मैदान में। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्टॉक, तो यहाँ पर बीनीथ का तात्पर्य होता है नीचे की ओर, मतलब वुड्स का मतलब होता है जंगल मित्रों। बोर्ड का मतलब होता है नीचे की ओर झुका होना। स्टडी स्टॉक का मतलब होता है उनके जो स्टडी अर्थात कठोर, स्टडी का मतलब कठोर, और स्ट्रोक का मतलब होता है मित्रों हिट अर्थात प्रहार करना। तो ये सारे शब्द हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे यदि आप पूरी तरह से इसको समझ लेंगे। अब मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा मित्रों। आठ डिड, यहाँ पर देखेंगे, कवि कहता है, कवि बता रहा है कि ये ग्रामवासी अपनी जीवित अवस्था में दरांती के प्रहार से फसल काटते थे। किसके प्रभाव से मित्रों? जिसको कहते हैं दरांती, दरांती का मतलब एक प्रकार से धारदार हथियार। तो यहाँ पर कवि बताता है कि ये ग्रामवासी अपनी जीवित अवस्था में दरांती के प्रहार से फसल काटते थे। अब यहाँ पे दरांती के प्रहार से तात्पर्य होता है, दरांती का मतलब पत्थर की बनी हुई वस्तु, जिससे वो अपने हथियार को क्या करते थे, चोखा बना देते थे, चोख बना देते थे, और जिससे उनके हथियार फसलों को काटने में काफ़ी उनकी मदद करते थे मित्रों। तो यही बात बताई जा रही, मिट्टी के कठोर ढेलों को भी सरलता से तोड़ देते थे, अर्थात उस हथियार से वो क्या करते थे, मिट्टी के ढेलों को बहुत ही सरलता से तोड़ देते थे। ये इतने पुष्ट शरीर से युक्त थे कि विशाल वृक्षों को भी कुल्हाड़ी से गिरा देते थे। क्या करते थे, जो विशाल वृक्ष होते थे, बोर्ड का मतलब गिरा देना, जो वृक्ष होते थे मित्रों उनको क्या करते थे, कठोर कुल्हाड़ी से क्या करते, गिरा देते थे, तथा बैलों की जोड़ी को आनंद पूर्वक हाँकते थे। जो बैलों की जोड़ी होती थी उनको क्या करते थे, आनंद पूर्वक उसको आगे बढ़ाते थे, हाँकते थे मित्रों। तो दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों। पूरी ही तरह से यदि आपने इस वीडियो को देखा है, समझा है, तो आपको सारी बिंदु समझ में आ गए होंगे। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप अब तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रस्तुत करेंगे। अगले वीडियो में आपको थर्ड पार्ट के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।